सहयोग एवं सहकार ही प्रगति का निर्धारण करते हैं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। प्रकृति का प्रत्येक घटक अपने एक निश्चित नियम के अनुसार जन्म लेता और विकास करता है। यह नियम व्यवस्था किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ही लागू नहीं होती, बल्कि जहां कहीं भी प्रगति, विकास और गतिशीलता दिखाई देती है, वहां यही नियम काम करते दिखाई देते हैं। समझा जाता है कि मनुष्य ने इस प्रकृति में अन्य सभी प्राणियों से अधिक उन्नति तथा विकास किया है। उस उन्नति और विकास का श्रेय उसकी बुद्धिमत्ता को दिया जाता है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता को उसकी प्रगति का आधार मानने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि उसने बुद्धिबल से ही अन्य प्राणियों की तुलना में इतनी अधिक उन्नति की है, जिससे सृष्टि का मुकुटमणि बन सकने का श्रेय उसे प्राप्त हो सका। इस मान्यता में यदि कुछ तथ्य है, तो उसमें एक संशोधन यह और करना पड़ेगा कि बुद्धिमत्ता उसे सहकारिता के आधार पर ही उपलब्ध हुई है। क्या मनुष्य ने उन्नति अपनी मस्तिष्कीय विशेषता के कारण की है? मोटी बुद्धि ही इस मान्यता का अंध समर्थन कर सकती है। सूक्ष्म चिंतन का निष्कर्ष यही होता है कि कोई न कोई आत्मिक सद्गुण ही उसके मस्तिष्क समेत अनेक क्षमताओं को विकसित करने का आधार हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रगति न तो शरीर की संरचना के आधार पर संभव होती है और न मस्तिष्कीय तीक्ष्णता पर अविलंबित रहती है। उसका प्रधान कारण अंतःकरण के कुछ भावनात्मक तत्व ही होते हैं। उन निष्ठाओं की प्रेरणा से इच्छा शक्ति जगती है, सक्रियता एवं तत्परता उत्पन्न होती है। मस्तिष्क तथा शरीर के कलपुर्जे एकजुट होकर काम करते हैं और निष्ठा के अनुरूप दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते चले जाते हैं। व्यक्ति सदा से इसी आधार पर ऊंचे उठते और नीचे गिरते रहे हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता, शारीरिक चेष्टा और प्रयत्न परायणता के मूल में जो अत्यंत प्रेरक दिव्य प्रवृत्ति झांकती है, उसे सहकारिता कह सकते हैं। वस्तुतः यही मानव प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य प्राणियों में यह वृत्ति यत्किंचित पाई तो जाती है, पर प्रायः वह शरीर समीपता तक ही सीमित रहती है। मानसिक आदान प्रदान कर सकने योग्य उनकी स्थिति नहीं है। कुछ पशु पक्षी जोड़े बनाकर समूह में साथ साथ रहने के अभ्यस्त तो होते हैं, इससे उन्हें सुरक्षा में सहायता मिलती है। कुछ और छोटे मोटे शारीरिक आदान प्रदान कर लेते हैं, पर मानसिक और भावनात्मक आदान प्रदान उससे बन नहीं पड़ता। सहकारिता वृत्ति का सीमित प्रयोग कर सकने के कारण ही अन्य प्राणी सृष्टि के आदि से लेकर अब तक जहां के तहां पड़े हैं, जबकि मनुष्य उस दिव्य प्रवृत्ति को अधिकाधिक विकसित करते हुए उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकने में सफल हो गया। दो जड़ पदार्थ अथवा अविकसित प्राणी मिलकर दो की संख्या ही बनाती हैं। दो बैल मिलकर एक की अपेक्षा दूना वजन भी खींच सकते हैं। एक की अपेक्षा 2 रुपए हों तो दूना सामान खरीदा जा सकता है, किंतु भाव प्रधान मनुष्य प्राणी का जहां सघन सहयोग आरंभ होगा, वहां यह नियम बदल जाएगा और एक एक मिलकर 11 की संख्या बन जाएगी। एक और एक के अंक नीचे से ऊपर रहें तो उनका जोड़ 2 होगा, किंतु उन्हीं अंकों को बराबर लिख दें तो संख्या 11 बन जाएगी। अंक गणित का यही सिद्धांत भाव प्रधान मनुष्य पर लागू होता है। 2 बुद्धिमान चीते मिलकर वन की सुव्यवस्था बिगाड़ तो सकते हैं, पर बना नहीं पाते, क्योंकि भावनात्मक सहयोग के अभाव में वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का ताना बाना बुनने के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकते। एक दूसरे से आत्मरक्षा करने और आक्रमण का अवसर ढूंढने के अतिरिक्त और वे कुछ सोच ही नहीं सकते। यदि सिंहों में, हाथियों में भावनात्मक एकता की, सहकारिता की वृत्ति रही होती,
और मनुष्य उस दिव्य अनुदान से वंचित रहा होता तो निश्चित ही वे बलिष्ठ प्राणी संसार का शासन कर रहे होते और मनुष्य उनकी कृपा पाने के लिए लालायित रहता हुआ किसी प्रकार जिंदगी के दिन पूरे कर रहा होता। मानवीय विकास इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट है कि आदिम काल में वह भी अनगढ़ वानरों की तरह का पशु मात्र था। उनकी बुद्धि कुछ पैनी तो थी, पर उतने तीखे मस्तिष्क तो अन्य अनेक प्राणियों के भी पाए जाते हैं। चमगादड़, कुत्ता, चींटी, मधुमक्खी, मकड़ी जैसे प्राणियों की इंद्रिय शक्ति मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक विकसित है और ऋतु परिवर्तन जैसी सूक्ष्म संभावनाओं को समझने की दृष्टि से कितने ही जीव मनुष्य से आगे हैं, पर वे कोई खास विकास नहीं कर सके, जबकि मनुष्य दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता चला जाता है। तथ्यों की गहराई में प्रवेश करते हुए मनुष्य की एक ही सर्वोपरि विशेषता उभर कर आती है, सहकारिता की प्रवृत्ति। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की, ममता की, सहायता की जो सद्भावनाएं उमड़ती हैं, उनके समन्वय को सहकारिता कहते हैं। उसमें आदान प्रदान का, परस्पर मिलजुल कर रहने का, मिल बांट कर खाने का व्यवहार अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। यही है मानवीय प्रगति का मूल मंत्र। जहां भी इस प्रवृत्ति का जितना अधिक उपयोग हुआ है, वहां उसी अनुपात से सर्वतोमुखी प्रगति की गति तीव्र हुई है। जहां इसकी जितनी न्यूनता रही है, वहां उतनी ही मात्रा में जड़ता छाई रही है। संसार के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य अभी भी आदिम अवस्था में पाए जाते हैं। उनकी अवनति में भावनात्मक सहकारिता की न्यूनता ही प्रधान अवरोध बनकर खड़ी दृष्टिगोचर होती है। एकाकी मनुष्य जीवित भर रह सकता है। उल्लास एवं उत्कर्ष के लिए उसे साथी ढूंढने पड़ते हैं और समूह में रहने की व्यवस्था जुटानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त स्नेह, सद्भावना, आत्मीयता एवं घनिष्ठता के इतने गहरे पुट लगाने पड़ते हैं कि एक दूसरे के लिए तत्पर रहें, दूसरे के दुख उत्सर्ग हेतु बटाने और अपने सुख को दे डालने में प्रसन्नता अनुभव करें। ऐसी स्थिति जो जितनी अधिक और जितने अच्छे स्तर की बना सकता है, वह उतना ही सुखी, समुन्नत एवं सुसंस्कृत पाया जाता है। अनेकानेक सद्गुण इसी सहयोग रूपी कल्पवृक्ष के पत्र पल्लव समझे जा सकते हैं। जिनका जितना ध्यान इस प्रवृत्ति को विकसित करने वाले आधार खड़े करने ओर है, वे अपने संपर्क परिसर की उतनी ही महत्वपूर्ण सेवा कर रहे होते हैं। मनुष्य जन्मजात रूप से बुद्धिमान नहीं होता। पशुओं के बच्चे बिना सिखाए माता के थन और अपनी खुराक आप ढूंढ लेते हैं, जबकि मनुष्य का बच्चा कई वर्ष का होने तक पेट भरने तक में पराश्रित रहता है। भेड़ियों की मांद में पाया गया 3 वर्षीय रामू भेड़ियों की तरह ही चलता, बोलता, खाता, सोता था। शिकारियों ने इसे पकड़ा और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसके सुधार का उपक्रम हुआ, तो भी वह मनुष्य सभ्यता को बहुत थोड़ा ही अपना सका। यदि जन्मजात बुद्धिमत्ता मनुष्य को मिली होती, तो घने जंगलों में रहने वाले पिछड़े हुए आदिवासी अपनी सहज वृत्ति से अन्य लोगों की तरह सभ्य हो गए होते। वस्तुतः मनुष्य को बुद्धिमत्ता सहित जितनी भी उपलब्धियां मिली हैं, उन सब की जननी सहकार प्रवृत्ति ही है। धर्म और अध्यात्म का सारा कलेवर वैयक्तिक और सामाजिक नैतिकता को अधिकाधिक परिष्कृत करने के लिए खड़ा किया गया है। नीति शास्त्र की मर्यादाओं में बंधकर ही वैयक्तिक और सामूहिक सुख शांति का, प्रगति समृद्धि का पथ प्रशस्त होता है। यह तथ्य सर्वमान्य है। आचार संहिता में व्यतिरेक पड़ते हैं तो सर्वत्र असुरक्षा, आशंका और आतंक का वातावरण छा जाता है। इतना समझ लेने के बाद गहराई की एक सीढ़ी और उतरा जाए तो पता चलेगा कि यह सब कुछ मात्र सहयोग की वृत्ति को सुदृढ़ बनाने और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने भर के लिए है। अर्थशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र,
आचार शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि मानवीय चेतना को प्रभावित करने वाली सभी चिंतन धाराएं मिलजुल कर एक ही घेराबंदी करती हैं कि मनुष्य पारस्परिक सहयोग की दिशा में अधिक उत्साह के साथ अग्रसर हो और इस मार्ग में जितने भी व्यवधान आते हैं उन्हें हटाने के लिए पूरी तरह सचेष्ट रहे। मनुष्य ही क्यों, समस्त विश्व की अन्य इकाइयां भी आपस में और एक दूसरे से सहयोग सहकार बरतकर ही अपने अस्तित्व की रक्षा तथा उसका विकास करती हैं। एक शरीर में विद्यमान भिन्न भिन्न अंगों का महत्व और उपयोगिता उनके सामर्थ्यगत स्वरूप के कारण है। अंगुली, हथेली, हाथ, पैर, पेट, छाती, गर्दन, सिर आदि अंग अलग अलग कटपिट कर बेजान अंग ही रह जाएंगे और उनसे न कोई काम किया जा सकता है तथा न उनकी कोई महत्ता सिद्ध होती है। इन तमाम अंगों की महत्ता तभी तक है जबकि वह शरीर में जुड़े रहें। समस्त विश्व को यदि एक शरीर कहा जाए तो उसमें मनुष्य का स्थान एक अंगुली के बराबर ही समझा जा सकता है। उंगली का महत्व तभी तक है जब तक कि वह शरीर के साथ जुड़ी हुई है। असंख्य आत्माओं में जगमगाने वाली चेतना की ज्योति का केंद्र एक ही है। पानी की प्रत्येक लहर पर एक अलग सूर्य चमकता है, पर वस्तुतः वह एक ही सूर्य की अनेक प्रतिच्छवियां हैं। समुद्र की हर लहर का अस्तित्व भिन्न दिखाई पड़ने पर भी वस्तुतः वे विशाल सागर की हिलोरें ही हैं। इस समस्त विश्व में केवल एक ही समष्टि आत्मा है जिसे परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। सब में वही प्रतिभाषित हो रहा है। माला की मड़ियों के मध्य पिरोए हुए धागे की तरह पृथक दिखने वाले प्राणियों को परस्पर एक सूत्र में बांधे हुए है। इस बंधन में बंधे रहना ही श्रेयस्कर है। समग्र का परित्याग कर जब हम पृथक होते हैं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए अपना वर्चस्व प्रकट करने और अलग रहकर अधिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम भारी भूल करते हैं। पाते कुछ नहीं, खोते बहुत हैं। समग्रता के वैभव से लाभान्वित होने की सुविधा खो बैठते हैं और एकाकीपन के साथ मिलने वाली तुच्छता हर दृष्टि से अपर्याप्त सिद्ध होती है। उंगली हाथ से अलग कटकर रहने की तैयारी करते समय यह सोचती है कि मैं क्या सारे दिन हाथ का आदाब बजाऊं, क्यों उसके इशारे पर नाचूं? इसमें मेरा क्या लाभ? मेरे परिश्रम और वर्चस्व का लाभ मुझे क्यों ना मिले? यह अलग रहकर ही हो सकता है, इसलिए अलग ही रहना चाहिए। अपने श्रम और उपार्जन का लाभ स्वयं ही उठाना चाहिए। यह सोचकर हाथ से अलग कटकर अलग रहने वाली उंगली कुछ ही समय में देखती है कि उसका अनुमान गलत था। शरीर के साथ जुड़े रहने पर उसे जो जीवनदाता रक्त मिलता था वह मिलना बंद हो गया। उसके अभाव में वह सूख कर सड़ गई। उस सड़े टुकड़े को छूने में भी लोगों ने परहेज किया, जबकि हाथ के साथ जुड़े रहने पर वह भगवान का पूजन करती थी। हाथ मिलाते समय बड़ों के स्पर्श का आनंद लेती थी, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखती थी, बड़े काम करने का श्रेय प्राप्त करती थी। पृथक होने के साथ वह सारी सुविधाएं भी समाप्त हो गईं। उंगली नफे में नहीं घाटे में रही। फूल का अपना अलग भी महत्व है, पर वह नहीं जो माला में गूंथे रहने पर होता है। एकाकी फूल किसी महापुरुष या देवता के गले में नहीं लिपट सकता। यह आकांक्षा तो सूत्रात्मा को आत्मसमर्पण कर माला में गूंथने के बाद ही पूरी हो सकती है। व्यक्तिवादी, एकाकी स्वार्थी, संकीर्ण मनुष्य समूहगत चेतना से अपने को अलग रखने की सोच सकता है, अपने ही लाभ में निमग्न रह सकता है, दूसरों की उपेक्षा कर सकता है, उन्हें क्षति पहुंचा सकता है और इस प्रकार अपने उपार्जन को, पोषणात्मक उपलब्धियों को अपने लिए अधिक मात्रा में संग्रह कर सकता है। पर अनंतः यह दृष्टिकोण अदूरदर्शितापूर्ण सिद्ध होता है। पृथकता के साथ जुड़ी हुई दुर्बलता उसे उन सब लाभों से वंचित कर देती है जो समूह का अंग बनकर रहने से ही मिल सकती थी। समुद्र की हर लहर
अपना सरंजाम अलग खड़ा करें तो वे तनिक जल के रूप में बिखर जाएंगी और ज्वार भाटे के समय जो उनका गौरव देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, उससे उन्हें वंचित ही रहना पड़ेगा। नौकाओं को पलट देने की शक्ति, गरजती हुई ध्वनि फिर उनमें कहाँ रहेगी? किसी गड्ढे में पड़ी सूख जाएंगी। सूखने के बाद उनका अस्तित्व उनकी सरसता की चर्चा का अस्तित्व ही मिटा देगा। वहां सूखा नमक भर शमशान की राख की तरह पड़ा होगा। लहरें समुद्र से पृथक अपने अस्तित्व का स्वतंत्र निर्माण करने की ऐषणा महत्वाकांक्षा के आवेश में भटकने का ही उपक्रम करती हैं। लाभ के लोभ से घाटा ही वर्ण करती हैं। ईंटों के समन्वय से भवन बनते हैं, बूंदों के मिश्रण से बादल बनते हैं। परमाणुओं का सहयोग पदार्थ की रचना करता है। अवयवों का संगठित स्वरूप शरीर है। पुर्जों की घनिष्ठता मशीन के रूप में परिणित होती है। पंच तत्वों से मिलकर यह विश्व सृजा है। पंच प्राण इस काया को जीवित रख रहे हैं। दलबद्ध योद्धा ही समर्थ सेना है। कर्मचारियों का गठित स्वरूप ही सरकार बनाता है। यदि इन संगठकों में पृथकतावादी प्रवृत्ति पनपे और तेड़ चावल की खिचड़ी अलग अलग पकने लगे तो जो कुछ महान दिखाई पड़ता है तुच्छ में बदल जाएगा। तुच्छता अपना अस्तित्व तक बनाए रख सकने में असमर्थ है। प्रगति भी पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। दूसरों को पीछे छोड़कर एकाकी आगे बढ़ जाने की बात सोचने वाले उन संकटों से अपरिचित रहते हैं जो एकाकी के अस्तित्व को ही संकट में डाल सकते हैं। उंगली हाथ से कटकर अलग से अपने बलबूते पर प्रगति करने की कल्पना भर कर सकती है। व्यावहारिक क्षेत्र में उतरने पर कड़ुई सच्चाई सामने आती है कि पृथकता लाभदायक दिखती भर है। वस्तुतः लाभदायक तो सामूहिकता ही है। एक ही आत्मा सब में समाया हुआ है। इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और एक ही सूर्य की असंख्य लहरों पर चमकने के पीछे सन्निहित वस्तु स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। हम सब सघनता पूर्वक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मानवीय प्रगति का गौरवशाली इतिहास उसकी सामूहिक प्रवृत्ति का सत्परिणाम है। बुद्धि का विकास भी सामूहिक चेतना के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। बुद्धि ने सामूहिकता विकसित नहीं की, सहयोग की वृत्ति ने बुद्धि का विकास संभव किया है। सामूहिकता का अर्थ है सहयोग। यूं उसका मखौल तो कागजी संस्थाएं खड़ी करके भी लोग उड़ाते रहते हैं। उससे विनोद कौतूहल भर होता है, कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शक्ति तो सहयोग के बल पर उत्पन्न होती है। बिजली के ठंडे गर्म तार अलग अलग पड़े रहें तो वे व्यर्थ हैं, पर जब वे मिल जाते हैं तो करंट चालू हो जाता है। एकाकी व्यक्ति की अपनी थोड़ी सी सीमा मर्यादा है। अपने बलबूते पर भी कुछ तो हो ही सकता है, पर वह होगा नगण्य ही। बड़ी संभावना तो सम्मिलित शक्ति के द्वारा ही मूर्तिमान होती है। एक एक सैनिक अलग अलग फिरे तो उनके छुटपुट कार्य एक सुगठित सैन्य टोली जैसे नहीं हो सकते। अस्तु सहयोग एवं सहकार की महत्ता एवं उपादेयता को समझा एवं समझाया जाना चाहिए। मानव जाति की सामूहिक सुख शांति एवं प्रगति इस सत्प्रवृत्ति को अपनाने पर ही संभव हो सकती है।